क्या पढ़ रहा है? क्वाड्रिलेटरल। बेटा क्लास 8 में क्वाड्रिलेटरल में पहले तो हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कर्व क्या होता है। ठीक, कर्व क्या होता है? मान लो हमने पेन लिया, किसी एक पॉइंट से उठाया और इसको रैंडमली घुमाकर छोड़ दिया। अब इसका इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, समटाइम्स इट कुड बी सेम एंड समटाइम्स इट कुड बी डिफरेंट। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट डिफरेंट हो तो हम बोलेंगे ओपन कर्व है। कैसा है? ओपन कर्व है। लेकिन जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो, मतलब घुमा कर लाए और जहां से स्टार्ट किया तो वहीं पर हमने एंड कर दिया। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो तो हम बोलेंगे दैट इज अ क्लोज कर्व। ठीक है, अब क्लोज कर्व में हम आगे पढ़ते हैं पॉलीगन। तो क्लोज कर्व में हम आगे चल के क्या पढ़ते हैं? पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? तो हम कहते हैं पॉलीगन एक ऐसा क्लोज कर्व होता है जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। ठीक है ना? मींस यहां पर देखो, ये हमने क्या किया, रैंडमली ऐसे कर्व बनाते हुए मिलाया, तो ये भी एक क्लोज कर्व है। लेकिन अगर मान लो एक क्लोज कर्व हम लाइन सेगमेंट की हेल्प से बना रहे होते तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीगन। यही कर्व और पॉलीगन में यही डिफरेंस होता है। मतलब कि क्लोज कर्व, जैसे सर्कल भी क्या है? सर्कल इज अ क्लोज कर्व। ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल भी एक क्लोज कर्व है, बट ट्राइंगल बेसिकली एक पॉलीगन भी है। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल एक ऐसा क्लोज कर्व है जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है? ट्राइंगल। हम बोलते क्या है कि पॉलीगन क्या होता है, तो हम कहते हैं एक ऐसा क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। और किसी भी क्लोज कर्व को अगर हमें फॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट, तो एटलीस्ट हमें 3 लाइन सेगमेंट चाहिए होंगे, और वो 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज कर्व क्या कहलाएगा? ट्राइंगल कहलाएगा। ठीक है ना? और तो इसका मतलब सबसे छोटा पॉलीगन क्या हुआ? ट्राइंगल। ठीक है ना? उसके बाद आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब जब हम इसके आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं पॉलीगन में, जैसे हम यहां पर पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर? क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल बेसिकली एक पॉलीगन है। क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक ऐसा पॉलीगन विच इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। बात समझ में आ रही है? एक मिनट पे। अब बेटा पॉलीगन दो टाइप का होता है, एक होता है आपका कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। तो समझने के लिए देखो सबसे अच्छा तो यही है, वो पॉलीगन जो केव के फॉर्म में हो वो कॉनकेव पॉलीगन कहलाता है। जैसे केव के फॉर्म में अगर आप देखो तो आप ऐसे देखो, आपको ये पॉलीगन एक केव के फॉर्म में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना? अंदर की तरफ देखो, ये इनसाइड एक केव सी फॉर्म हो रही है। तो समझने के लिए तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि कॉनकेव पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन होता है जिस जो बेसिकली केव के फॉर्म में दिख रही हो। ठीक है ना? लेकिन जब हम मैथमेटिकल टर्म में इसको डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि कॉनकेव पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसका वन ऑफ द इंटीरियर एंगल रेफ्लेक्स एंगल हो। क्या हो? रेफ्लेक्स एंगल। रेफ्लेक्स एंगल जानते हैं क्या होता है? क्या होता है जी? वो एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। तो अब आप देखो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? ये एक रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो हम बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन इज द पॉलीगन इन विच वन ऑफ द एंगल ऑफ द पॉलीगन इज अ रिफ्लेक्स एंगल। उसको हम कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं। बाकी जितने भी नॉर्मल हम पॉलीगन्स देखते हैं ये सब क्या है? दीज आर कॉन्वेक्स पॉलीगन। दीज आर कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, अब कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन पढ़ने के बाद क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में जब हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं बेटा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल बेसिकली एक पॉलीगन होता है जो 4 लाइन सेगमेंट से फॉर्म होता है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन विच इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स, राइट?
अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं। टाइप्स में क्या क्या हुए? टाइप्स में एक आ गया आपका स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है स्क्वायर? हम, हाँ बिल्कुल, हम कहते हैं कि स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है और उसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि इसकी चारों साइड्स इक्वल इन लेंथ होती हैं। मींस ये और ये कैसे होंगी? इक्वल होगी। इनके वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल राइट होगा। बात समझ में आ रही है? इनके वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल कैसा होगा? राइट एंगल होगा। डायगनल्स, डायगनल जानते हैं, द लाइन सेगमेंट विच इज ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टेक्स। साइड नहीं, क्योंकि अपोजिट साइड बोलोगे तो ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहां पे भी हो सकता है, बट डायगनल क्या होता है? जो अपोजिट वर्टेक्स को, जैसे इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? डायगनल। और स्क्वायर के डायगनल इक्वल होते हैं। पहली चीज इक्वल होते हैं, दूसरी चीज थोड़ा और बड़ा बनाते हैं इसको। पहली चीज तो वो इक्वल होते हैं, दूसरी चीज ये होती है बेटा कि वो डायगनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। मींस अगर इनको नेम कर दें हम पी क्यू आर एस, तो एक डायगनल बेटा आपका पी आर है, दूसरा है क्यू एस। ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्शन का मतलब समझते हैं? अगर हम इस पॉइंट को, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओ एज्यूम कर लें, तो ये ओपी इस ओ आर के बराबर होगा, राइट। ये ओ एस इस ओ क्यू के बराबर होगा, ठीक है। मतलब इक्वली डिवीजन कर रहा है। और इन वर्टेक्स पे बनने वाला ये जो एंगल है, ये सब कैसे होंगे? दीज आर राइट एंगल्स, ठीक है। ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल राइट होता है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं एंड दे डू बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, राइट। दूसरे क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। ये तो था स्क्वायर, अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। ये सारे डायग्राम्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल अगेन क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। मींस अगर इसको नेम दे दे हम पी क्यू आर और एस, तो क्या बोलेंगे बेटा? पी क्यू आर एस के बराबर है, क्यू आर पी एस के बराबर है, राइट। वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल कैसे होंगे? राइट होंगे। ये जितने भी एंगल होंगे सब कैसे होंगे? राइट होंगे, ठीक है ना। डायगोनल्स इक्वल होंगी। डायगोनल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे, और वो बाइसेक्ट भी कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? मींस अगर ये पी आर और ये क्यू एस, दीज आर द डायगोनल ऑफ दिस दिस रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, तो दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। बट डिफरेंस क्या है कि यहां पर ये जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा ना, ये राइट एंगल नहीं होगा। मतलब जरूरी नहीं कि ये राइट एंगल हो। बात समझ में आ रही है? स्क्वायर के केस में हम क्या बोलते हैं कि डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्शन करते हैं, बट रेक्टेंगल के केस में हम ये कहते हैं कि दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? अच्छा, रेक्टेंगल के बाद अब हम बात करते हैं तीसरा क्वाड्रिलेटरल, दैट इज रोम्बस। नाम सुना है? रोम्बस। रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू स्क्वायर होती है, जैसे सारी साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्शन करते हैं, ठीक है ना। डायगोनल्स एक दूसरे को, बेटा इंक ले आना, डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्शन करते हैं। ये तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी के साथ सिमिलरिटी थी। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इस चीज का है कि स्क्वायर में यहां पर वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल राइट होता था, इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक।
दूसरी चीज, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते थे वो इक्वल होते थे, बट इसमें ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसकी एक डायगोनल लंबी होगी और एक होगी छोटी। अगर आपको दिख रहा होगा, खुद गौर से ही देख सकते हो, आप खुद से ही देख सकते हो, क्यूएस पीआर से बड़ा दिख रहा है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट तो कर रहे होंगे, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक, परपेंडिकुलर बाइसेक्शन है। तो हमने क्या बोला है कि रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी जो सिमिलर प्रॉपर्टीज विद स्क्वायर क्या है कि रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। दूसरी सिमिलर प्रॉपर्टी विद स्क्वायर क्या है कि रोम्बस के भी डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्शन करते हैं। डिफरेंट मतलब डिसिमिलर प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर के वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल राइट होता है, रोम्बस के वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल राइट नहीं होगा। ठीक है, और स्क्वायर में हम क्या कहते थे कि उसके डायगोनल्स इक्वल इन लेंथ है, बट रोम्बस में उसके डायगोनल्स इक्वल इन लेंथ नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, तो आपको एक चीज, सारी चीजें पता है ना, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो या पैरेललोग्राम हो, इन शॉर्ट इन सब को हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है जानते हैं? कैसा फिगर होता है? आप बताओ बेटा। पैरेललोग्राम सुना तो होगा ही, है ना। देखो, पैरेललोग्राम हम कहते हैं कि पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो। क्या बोला हमने? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो, इसके बिहाफ पर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोलते हैं। राइट, मींस ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल, ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल। अब जब ये पैरेलल लाइंस, पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल लाइंस जो है, इन्होंने एक क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म किया उसको क्या बोलेंगे हम? तो अगर आप गौर से देखो तो रेक्टेंगल में भी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, स्क्वायर में भी अगर आप देखो तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, रोम्बस में भी अगर आप देखो तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, और पैरेललोग्राम में तो होंगी ही होंगी। इसलिए बेटा स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम, इन सब को हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं? दे आर पैरेललोग्राम। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो और पैरेलल हो। बात समझ आ रही है? पैरेललोग्राम, जैसा कि अभी हमने डिफाइन किया बेटा कि पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है। मींस पीएस क्यूआर के बराबर होगा बेटा, दिस पीक्यू एसआर के बराबर होगा, एज वेल एज ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल होगा। राइट, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे, बट अगेन इक्वल नहीं होंगे, और जो बाइसेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्शन नहीं होगा। जैसे रोम्बस में परपेंडिकुलर बाइसेक्शन था, पैरेललोग्राम में जो बाइसेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर नहीं होगा। बाइसेक्शन तो होगा बट वो परपेंडिकुलर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, बट यहां पर ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 90 डिग्री नहीं होगा पैरेललोग्राम के केस में। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं, बात करते हैं ट्रेपेजियम का। नाम सुना है? क्या होता है ट्रेपेजियम? अच्छा, अगर इक्वल हो गई तो उसको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि ट्रेपेजियम एक ऐसा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी वन ऑफ द अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है।
मीन्स अगर आप बताएं तो आप बोले कि ये इसके पैरेलल है। दूसरा इसको मिला दो, और ये है नॉन पैरेलल साइड, दीज आर नॉन पैरेलल साइड। अब देखो नॉन पैरेलल साइड के केस में दो चीजें बोली जाती है, समटाइम्स इट कुड बी इक्वल एंड समटाइम्स इट कुड बी अनइक्वल। मीन्स अगर बेटा इनका नेम दे दें हम, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया और ये S हो गया, अगर PS QR के बराबर नहीं है, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो नॉन पैरेलल साइड होंगी वो कभी कभी अनइक्वल होती हैं और कभी कभी इक्वल होती हैं। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसको सिंपल हम ट्रेपेजियम ही बोलेंगे। लेकिन अगर ये इसके इक्वल हो गया, ऐसे केस में इस ट्रेपेजियम को हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं इसको, ये चीज याद रखिएगा, ठीक। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी ये होती है कि उनके एडजेसेंट एंगल, ये एंगल बेस एंगल पे ये एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये किसके लिए है? दिस इज फॉर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, नॉट फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में जो बेस एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। जब बेस एंगल आपस में इक्वल होंगे तो ये जो टॉप एंगल्स होंगे ये भी आपस में इक्वल होंगे। रीजन बीइंग, आप जानते हैं जब दो पैरेलल लाइन पे कोई ट्रांसवर्सल आती है तो कोई इंटीरियर एंगल फॉर्म होते हैं, राइट। आप अगर गौर से देखो तो ये PQ पैरेलल टू RS है, PQ पैरेलल टू RS है। अब अगर ये PS इसमें ड्रॉ की गई है तो ये PS एज क्या होगी? एज अ ट्रांसवर्सल होगी बेटा। जब ट्रांसवर्सल होगी तो ये एंगल P और इस एंगल S में क्या रिलेशन होगा? ये को इंटीरियर हो गए। बात समझ में आ रही है? हम क्या बोलते हैं, जब दो पैरेलल लाइन पे कोई ट्रांसवर्सल आती है तो ये जो इंटीरियर एंगल फॉर्म होते हैं, दीज आर नोन एज को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल्स में क्या रिलेशन होता है? दे आर सप्लीमेंट्री। हाँ, दे आर सप्लीमेंट्री। मीन्स अगर कुछ देर के लिए आप एज्यूम करो कि ये एंगल x है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस x होगी कि नहीं होगी? अब हमने क्या बोला, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, जब ये x है तो ये भी 180 माइनस x हो जाएगा। ओवरऑल आप ये जानते हैं कि सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360। मतलब अगर आप यहां पर वैसे भी चेक करके देखना चाहें तो सबका सम कितना आएगा? 360 डिग्री, राइट। तो ये तो बात हो गई ट्रेपेजियम की। मिटा दूं? तो मिटा ही दिया। अब क्या बचा? क्या बचा बेटा? काइट रह गई। काइट एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। काइट का बहुत ज्यादा इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी नहीं होते, बट अब है तो थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लेते हैं। P, Q, R और S, ये साइड इसके बराबर होगी और ये साइड इसके बराबर होगी। इसको क्या बोलेंगे हम? काइट, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज हमने आपको सबकी बता दी। रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, काइट हो गया। अच्छा एक चीज इसमें और काइट में रह गई क्या, कि जो डायगोनल्स होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्शन कर रहा है, परपेंडिकुलर होते हैं, बाइसेक्शन नहीं, परपेंडिकुलर होते हैं। यहां पर ये जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा ये कैसा होगा? 90 डिग्री, ठीक है ना। ये एक और प्रॉपर्टी आप काइट के लिए नोट कर लो। अब देखो इसमें जब हम बात करते हैं एंगल्स की, बात करते हैं किसकी? एंगल्स की। मिटा दूं ये सब? जैसा कि हमने बताया आपको कि क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ एंगल्स कितना होगा बेटा? दैट वुड बी 360, ठीक है, दैट वुड बी 360। इसमें जब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है वो कैसे आ जाएगा कि आपको कोई 2-3 एंगल दे देगा, मतलब किसी क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स दे देगा और आपसे बोलेगा फाइंड आउट द फोर्थ वन। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया।
थोड़ा और उससे एडवांस अगर क्वेश्चन बनाएंगे इस बेसिक से, तो आपको कोई स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम, वो क्वाड्रिलेटरल दे दिया जाएगा। सपोज आपको क्या दे दिया गया, पैरेललोग्राम दे दिया गया। क्या दे दिया गया, पैरेललोग्राम दे दिया गया बेटा। अब ये पैरेललोग्राम है, मान लीजिए पी क्यू आर एस। अब उसने वन ऑफ द एंगल दे दिया कि भाई ये एंगल एस जो है दैट इज ऑफ 60 डिग्री। देन फाइंड द रिमेनिंग 3 एंगल्स। बता पाओगे उसकी वैल्यू क्या होगी, बताइए जरा। अच्छा, फिर ठीक है, क्यू 120 नहीं होगा बेटा। आप ये सोचो क्यू 120 कैसे हो जाएगा, ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हुआ, अगर ये 120 हुआ तो ये 120 कैसे हो सकता है। ये और ये पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब हर एक एंगल, अगर आपको एक एंगल गिवन है तो इसके बगल वाला इसका सप्लीमेंट्री होगा, इसके बगल वाला इसका सप्लीमेंट्री होगा, इसके बगल वाला इसका सप्लीमेंट्री होगा। बात समझ आ रही है। अगर ऐसे नहीं समझ में आती तो आप ऐसे समझ लो कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मींस अगर ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा बेटा। इसका एडजेसेंट ये है तो ये मस्ट बी 120 डिग्री, और जब ये 120 है तो इसके अपोजिट में ये 120 डिग्री होगा। बात समझ आ रही है। को इंटीरियर प्रॉपर्टी से भी आप कर सकते हो, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो वहां से भी आप रिलेट करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, बहुत बेसिक सा है। क्वेश्चन ये है कि बेटा वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 108। One angle of a quadrilateral is 108 degree. If the remaining 3 angles are equal, if the remaining 3 angles are equal, then find out the values of those angles. हो जाएगा, इजी है, हो ही जाना चाहिए। कुछ देर के लिए हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि यही वो क्वाड्रिलेटरल है, ऑल्दो डायग्राम थोड़ा बहुत ज्यादा सही नहीं बना है, बट आप एज्यूम कर लो ये है वो एंगल जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 108 डिग्री, और आपसे ये बताया गया है कि रिमेनिंग 3 एंगल्स आर इक्वल, मतलब रिमेनिंग 3 में हमने एंगल्स की वैल्यू x एज्यूम कर ली। ठीक है ना, तो तीनों, वेरी गुड। तो हम क्या जानते हैं कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, तो वो प्रॉपर्टी अगर इसमें अप्लाई करें तो क्या लिख सकते हैं, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S एंड दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। P, Q और S की वैल्यू है x, इसकी वैल्यू है x, तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 108 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो नाउ 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 252, तो नाउ x इज इक्वल टू 84 डिग्री। क्लियर है, लिखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को कैसे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं।
राइट। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिखो जरा। डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। आपको लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस फाइंड आउट करना है। बात समझ आ रही है? डायगोनल्स आपको गिवन है, one is 24, another one is 10. You have to find out the length of one side of the rhombus. निकाल तभी पाओगे जब आपको पता होगी प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। तो इसलिए हमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज अपने दिमाग में रखनी जरूरी होती है बेटा, राइट। साइड टू पता है। कितनी है? साइड पता है, कैसे निकाला है? सर देखिए, अगर हम रोम्बस की फिगर बनाते हैं, अच्छा। हमने बोला 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। हमने पता है डायगोनल इक्वल होता है, तो जैसे हम लोग फिगर बनाते हैं तो यहाँ पे 5 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, ऐसे 12 और 12 कर सकते हैं। हमें पता है कि जो हाइपोटेन्यूज की प्रॉपर्टी वो होती है परपेंडिकुलर प्लस वो बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज। ये अगर मैंने 12 स्क्वायर 140 को 5 स्क्वायर 25 प्लस के 160 रहने का साइड। ठीक है, ठीक है, देख लो क्या था, रोम्बस था बेटा, कुछ ऐसा ही रहा होगा। हमें ये पता है कि रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्शन करते हैं, राइट। पी क्यू आर एस, बड़ी वाली क्यू एस दिख रही बेटा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्शन का मतलब यह है कि अगर क्यू एस की लेंथ 24 है तो हाफ लेंथ कितनी हुई? 12। क्लियर है? इसी तरीके से जो छोटी वाली डायगोनल है पी आर, 10 थी इसकी, तो इसका मतलब हाफ 5 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा, और रिमेनिंग हाफ 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आप जानते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस कि डायगोनल्स डू बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। अब आपके सामने ये ट्राइंगल पीओक्यू दिख रहा है बेटा, कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, कोई भी एक ट्राइंगल ले लो। देखो जब ये डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इनसाइड द रोम्बस तो 4 ट्राइंगल फॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है ना। आप उनमें से कोई भी एक ट्राइंगल पिक कर लो। मान लो हमने यहां पे लिया पीओक्यू, तो आप जब ट्राइंगल पीओक्यू देख रहे हैं बेटा तो आप गौर से देखिए, इट्स अ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल में अगर आपको 2 साइड नोन है और तीसरी साइड अननोन है तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप तीसरी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। पाइथागोरस ने क्या थ्योरम दी थी, पता है कुछ? अच्छा, आई टेल यू। पाइथागोरस ने बेटा बताया था कि इन अ राइट ट्राइंगल, इन अ राइट ट्राइंगल, एक तो हो गया बेस, एक हो गई हाइट, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड, इसको कुछ भी बोल सकते हो, चलो हाइट बोल दी हमने, ठीक। और ये हो गई आपकी हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कैसे अंडरस्टूड करोगे, कैसे समझोगे कि यही हाइपोटेनियस है? पहली चीज तो ये है कि हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी राइट ट्राइंगल की, क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड होती है, जिसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। दूसरी चीज, अगर मान लो हाइपोटेनियस गिवन ही नहीं है तो हम कैसे समझेंगे कि भाई हाइपोटेनियस क्या है? तो आप ऐसे समझो, राइट ट्राइंगल में जो राइट एंगल होगा उसके जस्ट अपोजिट जो साइड फॉर्म हो रही होगी उसको ही हम बोलेंगे हाइपोटेनियस, राइट। तो आप अगर गौर से देखो तो राइट एंगल ये है, इसके अपोजिट साइड ये है पी क्यू, ठीक है। तो क्या है, पाइथागोरस ने थ्योरम क्या दी थी? उसने पाइथागोरस ने ये बोला कि इन अ राइट ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की लेंथ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ हाइट।
ये किसने दिया था? पाइथागोरस ने, इसीलिए इसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। अब आप इस ट्राइंगल पीओक्यू में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? इसमें हाइपोटेनियस पीक्यू है बेटा, तो पीक्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे? पीओ स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करके फाइंड आउट कर लो। हेलो, क्लास करो। हो गया? अच्छा, पहले बता दिया था आपने। तो हमें क्या निकालना है? पीक्यू, क्योंकि पीक्यू ही हाइपोटेनियस है और पीक्यू ही इस रोम्बस की वन ऑफ द साइड है। तो हमने क्या किया? पीक्यू स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया। पीओ कितना है बेटा? पीओ है 5, तो 5 का स्क्वायर। ओ क्यू कितना है बेटा? ओ क्यू 12 है, तो ओ क्यू 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बेटा होता है 25, 12 का स्क्वायर 145, एडिशन करेंगे 169 आ जाएगा। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब जब हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा? आप ऐसे भी कह सकते हो कि पी क्यू इज इक्वल टू ऐसे 169 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या होता है? दैट इज 13 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट निकाल ले तो अभी नहीं निकाल पाते, नहीं निकाल पाते ना। अभी आपके सिलेबस में है शायद ना, राइट? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देखो, एक स्क्वायर रूट दो तरीके से निकालते हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है और दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं। जैसे 169 है, इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो देखो ये और किसी नंबर से तो नहीं डिविजिबल है, दैट इज डायरेक्टली बाई 13 ओनली। 13 से पहले किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं था। जब आपने 13 से किया तो 13 जा 169 आया, फिर दूसरा किया तो 13 वन जा 13। जब एंड में 1 बच जाए उस टाइम पे आपको देखना होता है कि प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो आपने देखा 13 इंटू 13 है। जब अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हर एक पेयर से एक वैल्यू बाहर निकाल लो, पेयर से एक वैल्यू बाहर निकाल लो। मींस अगर हम इस 169 को लिखते तो कैसे लिखते बेटा? हम लिखते रूट के अंदर 13 इंटू 13 का पेयर है, तो स्क्वायर रूट में क्या होगा? इस पेयर से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी और वही होगा उसका स्क्वायर रूट। बात समझ आ रही है? तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है टू फाइंड आउट अ स्क्वायर रूट। तो अभी आप इतना ही समझ लो, जब हम चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे तो बताएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसे करते हैं। ठीक है, मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, in a parallelogram PQRS, in a parallelogram PQRS, if angle R is equal to 70 degree, angle R is equal to 70 degree, क्या करना है भाई? You have to find out all the angles of that parallelogram. बात समझ में आ रही है? पी क्यू, अच्छा आर था, पी क्यू आर और ये हो गया एस। एंगल आर की वैल्यू आपको गिवन है 70 डिग्री, इजंट इट? तो रिमेनिंग एंगल्स आपको फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है क्या कि अपोजिट एंगल सीक्यू? बिल्कुल बताया तो था आपको हमने। कि आर है तो पी, बिल्कुल।
एक एंगल निकला, रिमेनिंग 2। तो P की 70 आ गई मेरी 100 वेरी गुड। आपने दो टाइप की प्रॉपर्टीज में अप्लाई करी, एक तो को इंटीरियर आर सप्लीमेंट्री और अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। तो अपोजिट एंगल आर इक्वल, इट मींस अगर ये 70 डिग्री है तो ये एंगल 70 डिग्री हो जाएगा, राइट। इसका एडजेसेंट है ये एंगल Q, तो हम कहते हैं पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मींस अगर ये 70 है तो क्या होगा ये एंगल, जिससे सम 180 हो जाए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 110। अब जब ये 110 है तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमें ऑल 4 एंगल्स मिल गए, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन लिखो जरा, बहुत छोटा सा लेकिन बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट। Find the measure of each interior angle of a regular polygon of 15 sides। 15 ज्यादा हो गया क्या, छोड़ो 15 हटा दो, 5 कर लो। अभी छोटे से शुरू करते हैं, 5 से शुरू करते हैं। कैसे निकालेंगे? मुझे एक्सटीरियर एंगल का ऐसे होता है 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, बट इसमें इंटीरियर होगा तो 180 ये मिटा दूं? आपने बिल्कुल सही कहा, उसी को थोड़ा सा और आगे अगर लेकर चली जाती तो आपको बहुत आसानी हो जाती। 5 साइड मतलब समहाउ पेंटागन होगा, राइट। 15 वाला इसलिए हटा दिया कि एकदम से पहले ही क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। रेगुलर का मतलब ये होता है बेटा कि ये सारे एंगल्स कैसे होंगे, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का मतलब ही यही होता है कि उसके सारे एंगल्स इक्वल होंगे और सारी साइड्स भी इक्वल होंगी। जैसे स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है, रेक्टेंगल नहीं है। स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है, रेक्टेंगल नहीं है। क्यों है रेगुलर पॉलीगन? क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, चारों एंगल इक्वल होते हैं। बात समझ आ रही है? तो रेगुलर पेंटागन मतलब 5 साइड से बना है तो पेंटागन होगा। रेगुलर पेंटागन का मतलब सारी साइड्स इक्वल होंगी, सारे एंगल इक्वल होंगे, इंटरनल भी इक्वल होंगे, एक्सटर्नल भी इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है? अगर इंटरनल इक्वल है, क्योंकि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल क्या बनेगा, जब भी हम एक किसी भी साइड एग्जैक्टली किसी भी एंगल का, जैसे ये इंटरनल है, अगर हम इसको ऐसे खींच दें तो इसका ये एक्सटर्नल एंगल हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कैसा होगा, जब इंटरनल सारे आपस में इक्वल हैं तो एक्सटर्नल भी सारे आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अगर एक एंगल को हमने वैल्यू बोल दी x, ठीक है, हमें क्या निकालना है, क्या निकालना था, इंटरनल एंगल की वैल्यू निकालनी थी ना, इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी थी। तो कैसे निकालते हैं, वैल्यू इंटरनल एंगल वैल्यू, अगर हम एक्सटर्नल की वैल्यू निकाल लें तो उसको हम 180 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो इंटरनल की वैल्यू मिल जाएगी। ये इजीएस्ट वे होता है। इजीएस्ट वे क्या है कि अगर हम एक्सटर्नल की निकाल लें तो इंटरनल को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितने हैं ये सब, x है, नंबर ऑफ साइड कितनी है x,
ठीक है ना, टोटल सम कितना है, ठीक है। तो एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, एक्सटर्नल एंगल की, तो एक्सटर्नल एंगल कैसे निकलेगा, 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतनी नंबर ऑफ एंगल्स होंगे, राइट। तो कितनी साइड्स हैं, कितना आ रहा है, हाँ ठीक है ना। तो ये 72 किसकी वैल्यू निकली, एक्सटर्नल एंगल की। तो इंटरनल कितना हुआ, हम बोलते हैं कि इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटरनल एंगल की वैल्यू निकालनी है हमको बेटा, तो इंटरनल इज इक्वल टू 180 माइनस 72, कितना आ जाएगा, 102 डिग्री, है कि नहीं, यही आएगा ना। ये निकल आई आपकी इंटरनल एंगल की वैल्यू। अब अगला क्वेश्चन दूं, अब लिखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ each interior angle of a regular polygon. Find the measure of each interior angle of a regular polygon of 15 sides. हम्म, हो गया। अच्छा, अब आपके सामने अगर मान लो, ये तो एक्सटर्नल एंगल की तरीके से आपने कर लिया होगा, है ना, लेकिन मान लो अगर कुछ देर के लिए आपको इंटरनल एक्सटर्नल एंगल वाली प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही है, तब हम क्या कहते हैं, किसी भी रेगुलर पॉलीगन में सम ऑफ इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स कितना होगा बेटा, विल बी इक्वल टू n-2 इंटू 180। फॉर्मूले को जस्टिफाई करके दिखा देते हैं। अगर n इज इक्वल टू 3 हुआ तो पॉलीगन क्या होगा, n इज इक्वल टू 3 हुआ, n मतलब समझ रहे हैं नंबर ऑफ साइड्स, n इज इक्वल टू 3 हुआ तो पॉलीगन कौन सा होगा, ट्रायंगल, ट्रायंगल ही होगा ना।
तो 3 माइनस 2 इंटू 180, सम ऑफ द एंगल कितना हुआ? हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक, अगर n इज इक्वल टू 4 कर दें